हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं रामकृष्णा फोर्जिंग के बारे में। रिसेंटली कंक्लूडेड आईएएस समिट के अंदर कुमार सौरभ ने इस बिजनेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने जब इस बिजनेस को बहुत डिटेल में पढ़ा तो मैंने पाया देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट आर वर्किंग फॉर दिस बिजनेस टुडे। अगले 3 साल के अंदर कंपनी की टॉप लाइन लगभग 25 से 30% CAGR से ग्रो हो सकती है। कंपनी का EBITDA अगले 3 साल के अंदर 35 से 40% CAGR पर ग्रो कर सकता है और कंपनी की बॉटम लाइन अगले 3 साल के अंदर शायद 5 गुना या 6 गुना हो सकती है। कंपनी डीलेवरेज कर रही है, कंपनी के मार्जिन्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे हैं, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट भी कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वो बहुत सस्ती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट अगर अपनी गाइडेंस को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करेगी तो शेयर धारक बहुत पैसा बना सकता है। हाउएवर देयर इज अ बिग रिस्क इन दिस कंपनी। मैं फाइनली जब रिस्क और चैलेंजेस की बात करूंगा उस समय मैं उस रिस्क की बात करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी बिजनेस में मत इन्वेस्ट कीजिएगा। रामकृष्ण का बिजनेस फोर्जिंग का बिजनेस है। कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट्स ऑटो OEMs हैं, इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी, अमेरिका और यूरोप के अंदर। जो सबसे बड़े कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो है कॉमर्शियल व्हीकल्स। कंपनी कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए एक्सेल कंपोनेंट्स बनाती है, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स बनाती है, गियर कंपोनेंट्स बनाती है और शाफ्ट्स बनाती है। धंधा बहुत सिंपल है। कंपनी हॉट फोर्जिंग करती है, वार्म फोर्जिंग करती है, कोल्ड फोर्जिंग करती है। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिफाई कर रही है, कास्टिंग भी करती है और फोर्जिंग करने के बाद उन प्रोडक्ट्स की मशीनिंग भी करती है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट की मशीनिंग करते हो तो वो एक वैल्यू एडिड एनहांसमेंट है। सबसे पहले ना बिजनेस की नेचर समझो। अगर बिजनेस की नेचर समझ में आ जाएगी तो आपको सारे ग्रोथ फिगर्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ये धंधा डिपेंडेंट है कैपेक्स के ऊपर। आप जितना कैपेक्स करोगे उतना ज्यादा ग्रो करते रहोगे। ये उन प्लेटफॉर्म बिजनेसेस की तरह नहीं है कि आपने एक बार प्लेटफॉर्म बना दिया उसके बाद आप अनलिमिटेड ऑपरेटिंग लेवरेज कमाते रहते हो। यहां पर आपको ग्रोथ मिलेगी जब आप कैपेसिटी एक्सपेंड करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। आपको अपनी बैलेंस शीट के ऊपर डेट लेना पड़ता है ताकि आप कैपेसिटी को एक्सपेंड कर सको। उसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जिस साल आपने कैपेक्स किया है उस साल बहुत लो दिखाई देती है। यानी जिस साल आपने कैपेक्स किया है उस साल आपका नया रेवेन्यू नहीं आता नई कैपेसिटी की वजह से, लेकिन उस कैपेसिटी की वजह से कंपनी के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से टेम्परेरीली कंपनी के मार्जिन्स डिग्रो हो जाते हैं। समझे मेरी बात? मैं एग्जांपल से समझाता हूं। कंपनी पिछले 2 साल से लगातार कैपेक्स कर रही थी। हर साल ऑलमोस्ट 900 से 1000 करोड़ का कंपनी कैपेक्स कर रही थी, जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोस ब्लॉक लगातार बढ़ रहा था। लेकिन इस कैपेक्स की वजह से जो रेवेन्यू आएगा वो 2027-2028 में आएगा। यानी 2026 में सिर्फ आप खर्चा कर रहे हो, आपकी बैलेंस शीट नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल जो आप फायदा कमाएंगे वो 2027 और 2028 में कमाएंगे। यानी कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट होगा। तो इस तरीके की कैपेक्स हैवी कंपनी जब भी आप पढ़ते हैं ना तो उसमें इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि कंपनी का कैपेक्स कब हो रहा है और कंपनी उसका बेनिफिट कब रीप कर रही है। यूजुअली जो कैपेक्स वाला पीरियड होता है उस समय पर शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो कंपनी के सारे ग्रोथ फिगर समझ में आ जाएंगे। सबसे बड़ा ग्रोथ फिगर कंपनी के अंदर है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और ऑपरेटिंग लेवरेज। कंपनी के पास आज के दिन में जो कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। अगर ओवरऑल कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करूं तो वो 65 से 70% के बीच में है और कंपनी गाइडेंस दे रही है कि इस साल और 2028 के अंदर दोनों ही साल में ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 85 से 90% के आसपास हो सकती है। कंपनी ने रिसेंटली बहुत सारी नई कैपेसिटीज लगाई हैं। अगर मैं हैवी प्रेस की बात करूं तो उसकी कैपेसिटी जनवरी और मार्च 2026 में 80,000 मेट्रिक टन से बढ़ी है। इसके अलावा कास्टिंग कैपेसिटी की बात करूं तो वो 28,000 मेट्रिक टन से बढ़ी है पिछले क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा एल्यूमिनियम फोर्जिंग जो इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है उसकी इन्होंने नई कैपेसिटी लगाई है लगभग 3,000 मेट्रिक टन की। इसके अलावा मेक्सिको के अंदर इन्होंने मशीनिंग का प्लांट लगाया है जो Q3 FY27 यानी 2 क्वार्टर्स के बाद परफॉर्म करने लग जाएगा, सब्सटेंशियल रेवेन्यू देने लग जाएगा। कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर के अंदर रेलवे के टायर्स की फोर्जिंग करने का बिजनेस शुरू किया है जो FY27 में 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करेगा, लेकिन FY28 में यही फिगर 80-85% के आसपास चली जाएगी। तो सबसे बड़ा जो ग्रोथ फिगर है ना आज के दिन में कंपनी के अंदर वो है ऑपरेटिंग लेवरेज। क्योंकि कंपनी की प्रेजेंटली सारी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी कंपनी के मार्जिन जो 15, 16, 17% के आसपास नजर आ रहे हैं वो बढ़कर 19 से 20% के आसपास पहुंच जाएंगे। दिस इज द मैनेजमेंट गाइडलाइंस।
एक और ग्रोथ फिगर जो 2027 और 2028 फाइनेंशियल ईयर में प्ले आउट होगा वो है डीलेवरेजिंग। कंपनी ने ये कैपेक्स करने के लिए जो लीवरेज ली थी उसकी वजह से कंपनी का नेट डेट लगभग 2000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। कंपनी कह रही है 2027 में हम 500 करोड़ से इस डेट को कम कर देंगे। अगर कंपनी डेट कम कर देती है तो कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो घट जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी की बॉटम लाइन है वो कहीं ज्यादा रैपिड स्पीड से ग्रो होगी इन कंपैरिजन टू कंपनीज ईबिटा। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो शायद 5 या 6 गुना या 7 गुना भी हो सकती है अगले 3 साल के अंदर। फ्री कैश फ्लोज कंपनी के नेगेटिव थे 2026 में, क्योंकि कंपनी ने 900 करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ था। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ठीक ठाक थे लेकिन फ्री कैश फ्लोज नेगेटिव थे। लेकिन नेक्स्ट साल हम फ्री कैश फ्लोज इंप्रूव होते हुए देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि कंपनी कैपेक्स के ऊपर खर्चा नहीं कर रही। अब 500 करोड़ का डेट किस तरीके से कम होगा? सबसे पहले जो इनके ऑलरेडी ऑपरेशंस हैं वहां से ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनेंगे। इसके अलावा प्रोमोटर ने 200 करोड़ के वारंट जारी किए थे, वो डेट कम करने में काम आएगा। इसके अलावा 150 करोड़ के आसपास के इनकम टैक्स का इनका जो रिफंड है वो आना है, वहां से डेट कम होगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कंपनी की डेट प्रोफाइल इंप्रूव होनी चाहिए। इसके अलावा रामकृष्ण फोर्जिंग के बारे में एक बात समझना जरूरी है कि रामकृष्ण फोर्जिंग का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेक्टर से आता है, और ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर भी कॉमर्शियल व्हीकल से, डोमेस्टिक बिजनेस भी और एक्सपोर्ट बिजनेस भी। इनफैक्ट 35% ऑफ देयर बिजनेस कम्स फ्रॉम टाटा मोटर्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी की ओवर डिपेंडेंस हो रही है कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ऊपर। अब मैनेजमेंट चाहती है कि इस सेगमेंट से डाइवर्सिफाई किया जाए। डाइवर्सिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल की जो सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा सिक्लिकल है। पिछले कुछ दिन से तो ये सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि ये सेगमेंट कब तक अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। मैनेजमेंट अपनी टॉप लाइन को 20 से 25% पर ग्रो करना चाहती है, तो बहुत बड़ी ग्रोथ तो इनकी कोर सेगमेंट से आएगी जो कॉमर्शियल व्हीकल है, इंडिया के अंदर भी और एक्सपोर्ट के अंदर भी। लेकिन उससे भी बड़ी ग्रोथ हमें दिखाई देगी डाइवर्सिफिकेशन वाली सेगमेंट्स में, वो सेगमेंट्स जहां पर रेवेन्यू नॉन कॉमर्शियल व्हीकल और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर से आ रहा है। सबसे पहले बात करता हूं रेलवे बिजनेस की। रेलवे बिजनेस को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बिजनेस है स्टैंड अलोन बिजनेस, जो आरके फोर्जिंग अकेला करता है। उसके बाद है जेवी बिजनेस विद टीटागढ़ रेलवे। स्टैंड अलोन बिजनेस में आरके फोर्जिंग रेलवे बोगीज के लिए फ्रेम सप्लाई करता है। अब फ्रेम की असेंबली के बहुत सारे प्लेयर नहीं है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से आरके फोर्जिंग का मार्केट शेयर बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। इनफैक्ट 2026 के अंदर इन्होंने अपना जो मार्केट शेयर है ना उसको लगभग डबल कर लिया, रेवेन्यू को भी लगभग डबल कर लिया। उम्मीद है अगले कुछ सालों में ये रेवेन्यू लोअर बेस के ऊपर बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। लगभग 2000 करोड़ के आसपास का पर ईयर टैम है इस इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा रेलवे का ग्रोथ ट्रिगर है जेवी विद टीटागढ़। 51% ऑफ दिस जेवी इज आरके फोर्जिंग। ठीक है, यहां पर इन्होंने चेन्नई में एक फैसिलिटी लगाई है जहां पर ये ट्रेन्स के लिए व्हील्स को फोर्ज करेंगे। ऑलरेडी इनको कमिटमेंट मिल चुका है इंडियन रेलवे की तरफ से भी और टीटागढ़ की तरफ से भी, लगभग 1 लाख व्हील्स हर साल प्रोवाइड करवाने का, जहां का मार्केट पोटेंशियल ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास होने वाला है 2028 तक। 50% जो रेवेन्यू है वो आरके फोर्जिंग के हिस्से में आएगा, यानी लगभग 800 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है अगले 2 साल के अंदर। FY27 में कंपनी लगभग 450 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू की बात कर रही है। इसके अलावा कंपनी मेटल्स के अंदर भी डाइवर्सिफाई कर रही है। मोस्ट ऑफ दीज फोर्जिंग जो मैंने अब तक बात की वो स्टील की फोर्जिंग होती है। अब कंपनी एल्यूमिनियम की फोर्जिंग में भी एंटर कर रही है। रिसेंटली इनका एल्यूमिनियम की फोर्जिंग का प्लांट स्टार्ट हुआ है जहां की कैपेसिटी लगभग 3000 मेट्रिक टन के आसपास है। अब एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहां पर आपके प्राइमरी क्लाइंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना। जो इनका लगभग रेवेन्यू आ रहा है एल्यूमिनियम फोर्जिंग में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से आ रहा है, पैसेंजर व्हीकल से आ रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है, एल्यूमिनियम की प्राइस भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ईबिटा पर टन भी हमको आहिस्ता आहिस्ता कंपनी का इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों पर ही फोकस कर रही है और उम्मीद कर रही है कि इन दोनों कैटेगरीज में लगभग 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करने की क्षमता है। यानी शायद अगले 3-4 साल में कंपनी के 10% ऑफ द रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल से आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप कॉमर्शियल व्हीकल्स की जो सिक्लिसिटी है उससे आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहे हो। उसके अलावा आप कास्टिंग बिजनेस में भी आ रहे हो। आपका जो फोर्टे था वो फोर्जिंग था, लेकिन आपने कास्टिंग भी करनी शुरू कर दी। कास्टिंग क्यों करनी शुरू कर दी? देखिए, आपके पास जो क्लाइंट है, ठीक है, उसको सिर्फ फोर्ज्ड प्रोडक्ट्स तो चाहिए नहीं, उनको कास्टेड प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का वॉलेट शेयर एक्सपेंड करने के लिए कास्टिंग धंधे में गए हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि Q4 FY26 में नई कैपेसिटी आई थी जहां पर
कास्टिंग की कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। क्वार्टर 1 FY27 के अगर रिजल्ट देखते हैं तो वहां पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमें 79% के आसपास नजर आई थी। कंपनी बात कर रही है कि FY27 के एंड तक जाते जाते ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85 से 90% तक पहुंच जाएगी। 400 से 500 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो आप FY27 के अंदर, और मार्जिन भी डिसेंट है, 14-15% से ऊपर मार्जिन यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप ट्रेलर्स के लिए एक्सेल बना रहे हो, आप मार्केट लीडर बन रहे हो बहुत जल्दी जल्दी। पिछले साल आपने शुरू किया था और इस साल आप उम्मीद कर रहे हो जो 120 करोड़ का रेवेन्यू था वो इस साल लगभग 250 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। अच्छा, मैं टाइटेनियम की फोर्जिंग की बात करना भूल गया। कंपनी ने प्लान किया है कि अब ये एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर भी फोकस करेंगे। हालांकि आज के दिन में टाइटेनियम से कोई भी रेवेन्यू नहीं आता और शायद रेवेन्यू अगले 2 साल आएगा भी नहीं, लेकिन कंपनी के जो प्लान्स हैं वो नजर आ रहे हैं कि 2029-2030 के आसपास कंपनी कौन से नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स ढूंढना शुरू करेगी। आप कंपनी की अगर फाइनेंशियल 26 की रिपोर्ट देखोगे ना तो आप पाओगे कि टॉप लाइन सिर्फ 5% से ग्रो हुई है। इतनी कम ग्रोथ क्यों? तो उसका रीजन ये था कि कंपनी के एक्सपोर्ट्स जो लगभग 35 से 40% के आसपास रेवेन्यू है वो 20% से डीग्रो हो गए। कंपनी के 60% ऑफ द रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आते हैं, 40% के आसपास रेवेन्यू, 35% के आसपास रेवेन्यू यूरोपियन यूनियन से आया था। यूरोपियन यूनियन का धंधा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका वाला धंधा बहुत रैपिडली डीग्रो हो गया, क्योंकि जो एंड इंडस्ट्री थी, कॉमर्शियल व्हीकल की इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। वहां पर हमको स्टॉकिंग की साइकिल नजर आई, साइकिल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। उसके बाद टैरिफ्स की सिचुएशन थी, इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग थी, और इसके अलावा जो फ्रेट के कॉस्ट थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए नजर आए, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्सपोर्ट की मार्केट 20% से डीग्रो हुई। हाउएवर मैनेजमेंट ये कह रही है कि 2027 वैसा नहीं होने वाला, और क्वार्टर 1 2027 के रिजल्ट्स भी हमें एक्सपोर्ट सेगमेंट में बहुत बहुत अच्छे नजर आए हैं। तो एक तो फायदा ये भी हो सकता है कंपनी को कि 2026 का जो एक्सपोर्ट वाला जो बेस है ना वो बहुत लो बेस है। कंपनी एक्सपोर्ट वाली सेगमेंट को बहुत रैपिडली ग्रो कर सकती है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि 2026 के रेवेन्यू ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे। इसके अलावा कंपनी ने मेक्सिको के अंदर एक मशीनिंग का प्लांट लगाया है, फैक्ट्री लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि कंपनी चाहती है कि अगर फ्यूचर में ये टैरिफ वाली सिचुएशन दोबारा आए तो वो टैरिफ प्रूफ हो सके। अब मुझे नहीं पता ये स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी काम करेगी। कंपनी तो ये कह रही है कि क्वार्टर 3 FY27 में, यानी 2 क्वार्टर्स के बाद यहां से सब्सटेंशियल रेवेन्यू आने लग जाएगा। आज के दिन में ये सेगमेंट लॉस मेकिंग है। अब मुझे शक भी हो रहा है मैनेजमेंट के ऊपर कि ये मैनेजमेंट अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि पास में जब भी हमने देखा है कि कोई भी इंडियन प्लेयर अगर किसी दूसरे कंट्री में मैन्युफैक्चर करता है तो उसे प्रॉफिटेबिलिटी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेट्स सी कि मेक्सिको वाला प्लांट कैसा परफॉर्म करेगा। अब बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने इस कंपनी के बारे में कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं। 2025 और 2024 के अंदर कंपनी ने अकाउंटिंग करने में गड़बड़ कर दी, 200 करोड़ की गड़बड़। कंपनी ने इन्वेंट्रीज को ओवरस्टेट कर दिया, 200 करोड़ की इन्वेंट्रीज ज्यादा दिखा दी। इसकी वजह से क्या हुआ? कंपनी की नेटवर्थ हमें ज्यादा नजर आई, कंपनी की जो डेट प्रोफाइल है वो भी बिगड़ी हुई नजर आई, कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल डेज है और रिटर्न रेशियोज हैं वो भी हमको बिगड़े हुए नजर आए। इतनी बड़ी गलती इतनी बड़ी कंपनी कैसे कर सकती है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। हालांकि उसके बाद कंपनी ने कोर्स करेक्शन किया है, कंपनी ने इंडिपेंडेंट ऑडिटर लेके आए, कंपनी ने वो जितने भी अकाउंटिंग एरर्स थे उनको ठीक करने की कोशिश की है, और कंपनी कह रही है कि फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होगी। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है, जो प्रोमोटर्स है, उन्होंने 200 करोड़ के प्रेफरेंशियल वारंट इशू किए हैं। वो इसलिए किए हैं ताकि वो कंपनसेट कर सके इन अकाउंटिंग एरर्स को। लेकिन कंपनी ना 2025 और 2026 जो बहुत बढ़िया ईयर्स नहीं थे कंपनी के लिए, उन ईयर्स के अंदर भी जो इनकी मैनेजमेंट है उनके लिए एक्स्ट्रा कंपनसेशन मांग रही थी, एक्स्ट्रा कमीशन मांग रही थी। कंपनीज एक्ट जो अलाउ करती है उससे भी ज्यादा, अगेन अ रेड फ्लैग। इसके अलावा कंपनी जो ग्रोथ गाइडेंस भी देती है ना, वो भी गारंटी नहीं है कि कंपनी पूरा कर देती है। 2026 में जो इनकी गाइडेंस थी वो डबल डिजिट ग्रोथ की थी, लेकिन ग्रोथ आई 5%। इवन क्वार्टर 3 FY26 के जब रिजल्ट आए ना, तो उस कॉन्फ्रेंस कॉल में भी मैनेजमेंट ये कह रही थी कि हम डबल डिजिट ग्रोथ अचीव कर लेंगे, लेकिन सिर्फ 5% ग्रोथ अचीव कर पाए। इसके अलावा मैनेजमेंट ने 2026 में कहा था कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 350-400 करोड़ के आसपास रहेगा, लेकिन वो बढ़ गया 900 करोड़ तक, इवन 900 करोड़ से भी ज्यादा। तो कंपनी जो गाइडेंस देती है ना, उसको पत्थर की लकीर मत मानो। मैंने जितनी भी पूरी वीडियो में बात की है वो कंपनी गाइडेंस की बात की है, वो एक पत्थर की लकीर नहीं है।
हमको ये देखना होगा कि मैनेजमेंट क्वार्टर बाय क्वार्टर जो कह रही है वो अचीव कर पाती है या नहीं कर पाती। Q1 FY27 के रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे थे। मैनेजमेंट ने जो Q4 FY26 में बोला और पूरे साल बोला वो एक्चुअली में अचीव किया। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो स्टॉक है वो टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है। हाउएवर हम फ्यूचर में भी ऐसा होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। कंपनी वॉक द टॉक में बिलीव नहीं करती। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बिजनेस के अंदर क्या मोट है, कुछ भी मोट नजर नहीं आता। कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है। उसके बाद पूरा बिजनेस इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी कैपिटल एफिशिएंसी कितनी है। जो आप पैसा लगा रहे हो वो कितनी एफिशिएंटली लगा रहे हो। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा हर 2-3 साल के बाद, और हर 2-3 साल के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना एफिशिएंटली हुआ है, कितना अच्छी तरीके से हुआ है ना। इसीलिए कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। कभी 5% पहुंच जाता है और कभी 20% के आसपास चला जाता है। तो ये एक स्टेबल बिजनेस नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, मैनेजमेंट को अपने टोज पर रहना पड़ेगा अगर इस बिजनेस से लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करवाना है। तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी भी है ना। इन्वेंट्री डेज 210 दिन के आसपास है। पिछले साल 230 दिन के आसपास थे 2025 के अंदर, है ना। तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी भी बहुत हाई है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और बहुत सारा टाइम बल्कि मटेरियल है शिप्स के अंदर चला जाता है। इंडिया के अंदर भी आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। हाईली लेवरेज्ड बिजनेस है, बहुत सारा डेट लेना पड़ता है। अभी 2000 करोड़ के आसपास का डेट इनकी बैलेंस शीट के ऊपर है। कंपनी 500 करोड़ का कम करने की कह रही है, क्या वो कर पाएंगे? सवाल ये उठता है। कहीं दोबारा कैपेक्स तो नहीं शुरू कर देंगे? तो कैपेक्स के ऊपर आपको नजर बनाए रखनी है। मैनेजमेंट बार बार बोल चुकी है कि 2027 और 2028 में हम बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने 350 करोड़ से ज्यादा कैपेक्स 2027 में किया तो मार्केट विल पनिश दिस बिजनेस लाइक एनीथिंग। यूएस टैरिफ्स का खतरा है ना। उसके अलावा क्या कंपनी के रोसी जो आज 5-6% के आसपास नजर आ रहे हैं, वो FY27 में डबल हो सकते हैं 12-13% के, जैसा कि मैनेजमेंट बोल रही है? क्या 2028 तक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16, 17, 18 या 20% तक पहुंच सकता है? यानी रोसी को लगभग 3 गुना होना पड़ेगा 2 साल के अंदर, अगर मैनेजमेंट की गाइडेंस अचीव करनी है तो, और शेयर इन्वेस्टर को पैसा बनाना है तो। क्योंकि अल्टीमेटली पैसा इस बात पर बनेगा कि रोसी कितना अच्छा इंप्रूव हो रहा है कंपनी का। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम इनकी टॉप लाइन को 20% के आसपास बढ़ा देते हैं और इनके जो EBITDA मार्जिन है जो 17% के आसपास है वो बढ़ के अगर 19-20% के आसपास पहुंच जाते हैं, तो हमको कंपनी का EBITDA लगभग 30% CAGR से अगले 3 साल में ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी का EBITDA 2029 तक शायद 1200 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ तक हो सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, और कंपनी ने अगर बुरा परफॉर्म किया तो इससे कम भी हो सकता है। उसके बाद कंपनी का जो डेट है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अगर डेट इंक्रीज होगा तभी हमको डी-लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा। हम पैट की यहां पर बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये लेवरेज बिजनेस है। अगर कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू की बात करूं तो वो अगले 3 साल में इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद ऑलमोस्ट 20% से 35% के बीच में कहीं पर भी ग्रो हो सकता है। अगर मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस अचीव कर ली तो कंपनी का जो शेयर है वो 30-35% से भी ग्रो कर सकता है, CAGR से ग्रो कर सकता है। क्या ऐसा होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सिर्फ तभी अचीव हो सकता है कि कंपनी अपना डीलेवरेज करती रहे, रोसी को इंप्रूव करती रहे, मार्जिन को एक्सपेंड करती रहे, कंपनी का जो टॉप लाइन है वो 20-22% से ग्रो करता हुए। अगर ये सब होता रहा तो कंपनी का जो स्टॉक है वो 25-30-35% से ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने अचीव नहीं किया, या मैनेजमेंट जो भी बोल रही थी वो उस हिसाब से उन्होंने ग्रोथ नहीं दिखाई, या डी लेवरेज नहीं किया, कैपेक्स ज्यादा कर दिया, जितने भी मैंने रिस्क आपको बताए हैं, अगर वैसा हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक पनिश भी हो सकता है। क्योंकि आज के दिन में EV to EBITDA पर स्टॉक जो है वो लगभग 22x के आसपास है, जो बहुत सस्ता नहीं है। तो पैसा सिर्फ तभी बनेगा जब मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करेगी। आई होप आपको ये बिजनेस एनालिसिस बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।